सफेद हिजाब के नकाब में लिपटी वो बहुत घबराई सी बंद रिक्शे में बैठी उंगलियां चट खा रही थी। हालांकि उसके साथ स्कूल जाने वाले बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठे थे, मगर रिक्शे के अंदर लगे शीशे से खुद पर उठती वक्तन फौक्तन एक अजीब सी गलीज निगाह से वो सख्त कोफ्त में मुब्तला हो रही थी। मलका का बस नहीं चल रहा था कि वो चलते रिक्शे से कूद जाए और उसकी नजरों से बच निकले। वो बहुत ही अजीब और गलीज सी थी। वो स्कूल पहुंच चुकी थी। मलका जल्दी से रिक्शे से उतरी और जल्दी जल्दी बच्चों को नीचे उतारा। बच्चे तो स्कूल के अंदर भाग गए। वो भी तेजी से मुड़ी ही थी कि बेड़ा गर्क हो कंधों पर डाली चादर में लगे टसल का जो बुरी तरह रिक्शे में अड़ चुका था। वो फुर्ती से रिक्शे से उतरकर उसकी जानिब आया। वो जो चादर खींच रही थी उसके करीब आने पर मलका उछलकर एक साइड पर हुई। मैडम जी, मैं निकालता हूं। ये कहते ही अपना हाथ मलका की चादर पकड़े हाथ पर रखने लगा, मगर मलका ने फुर्ती से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझसे इतना डरे नहीं मैडम जी, जो हाथ आज मेरे छूने के डर से पीछे खींच रही हैं, वो तो मैं हमेशा के लिए थामना चाहता हूं। और हाथ तो क्या, मैं तो जाने कहां कहां से। खैर जाने दे मैडम, बस इतना याद रखना कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरी हैं। रियाज ने उसे गहरी निगाह से सरतापा देखा। मलका सरतापा सुलग उठी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? लहजा हत्तुल इम्कान सख्त रखा। जानती थी बहुत बड़ी गलती हो गई थी उससे। जो बस्ती के औबाश तरीन इंसान, मंशियात फरोश, गुंडे मवाली को अपने रिक्शे वाला लगवा बैठी थी, मगर उसे पहले हकीकत भी कब मालूम थी और अब इस मनहूस घड़ी को पछता रही थी। मतलब बहुत सीधा है मैडम, मेरे दिल की मलका हैं आप। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। उसने एक अदा से पान से लाल हुए दांत निकाले। तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है और बेहतर यही है कि जल्द अज जल्द तुम इसे अपने इस गंदे दिमाग से निकाल दो तो बेहतर है। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं बचपन से अपने खालाजाद से मंसूब हूं और अगले महीने शादी होने वाली है मेरी। तो जितना मुझसे दूर और अपनी औकात में रहोगे तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। मलका ने अपने दिल की भड़ास निकाली थी। वो चादर खींचकर अंदर जाने लगी जब पीछे से उसके गंदे ज़हनियत में डूबी गिरी हुई सोच आया करती आवाज सुनाई दी। तो फिर ठीक है मैडम जी, शादी तो आपकी मुझसे ही होगी। अगर ये जिद है तो जिद ही सही। और आप अभी मुझे जानती नहीं, जिस चीज को रियाज अपनी जिद बना ले उसे हासिल करके ही छोड़ता है। जब आपके जिस्म पर मेरे नाम की मोहर लगेगी तब तो कोई भी मुंह नहीं लगाएगा आपको। तो आखिर मेरे पास ही आना होगा आपको। अगर मेरी ना हुई तो मैं आपको किसी और के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। मैडम जी, पूरे जमाने में रुसवा कर दूंगा। वो पीछे से फुनकारा था। मलका की आंखें हत्ता को जिल्लत के एहसास से नम हुई थी। कोई इतना गलीज कैसे हो सकता है? वो जिसने खुद को बचपन से किसी की अमानत समझकर सींत सींत कर रखा, अब यूं अपने लिए जिल्लत भरे गंदे अल्फाज सुनना बहुत करबनाक था। मगर उस बेगैरत शख्स को जवाब देना भी जरूरी था। तभी पीछे मुड़े बगैर सिर्फ एक आयत में उसे जवाब दिया था, और वो अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। वो बेतहाशा रोती स्कूल के अंदर आई थी। खस्ता हाल गरीब बस्ती में अब्दुल्ला की वो तीसरी औलाद थी और अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला जैसे ईमानदार, खुददार, बेहद शरीफ व नफ्स इंसान को बस 5 रहमतों से ही नवाजा था। ऐ काश अल्लाह ताला गरीब को अगर बेटियां देता तो उनका रिज़्क आसमान से मन्नो सलवा बनाकर उसकी चारदीवारी के आंगन में ही उतार दिया करता कि उनको हलाल रिज़्क की तलाश में घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखना पड़ता। उसकी बेटियां अपने मजदूर ईमानदार बाप का सहारा बनना चाहती थीं। बड़ी बहनों को तो आज तक जुर्रत ना हो सकी बाप के सामने अपना मद्दुआ बयान करने की, मगर गैर मामूली हुस्न रखने वाली मलका कुछ ज्यादा ही लाडली थी अब्दुल्ला साहब की। तभी एफए के बाद बाबा से अपनी बात मनवाकर एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। वो बाप का सहारा बनना चाहती थी, मगर कहाँ, ये दुनिया बाहर निकली बच्चियों को आंखें दिखाती है, जिंदगी उन पर तंग कर देती है, कब बनने देती है किसी बेटी को उसके बाप का सहारा। वो चाहती थी घर की गाड़ी चलाने में कुछ तो मदद कर सके। वो स्कूल पढ़ाती रही। इस दौरान बड़ी 2 बहनों की शादी सादगी से मगर खानदान में ही शरीफ लोगों में हो चुकी थी। कुछ अरसा तो सुकून रहा, मगर पिछले रिक्शे वाले अंकल का जब एक्सीडेंट हुआ तो उसने अपने दोस्त के बेटे से मदद ली और उसे कुछ अरसा रिक्शे की जिम्मेदारी सौंप दी। और यहीं से मलका की जिंदगी में एक अजाब नाजिल हुआ।
मगर वो खामोश रही। अगर अब्दुल्ला साहब को जरा सी भी भनक पड़ जाती तो वो उसे घर बैठा देते, और अब ऐन जब स्कूल की जानिब से उसकी शादी की वजह से स्कूल छोड़ने पर मिलने वाले बोनस की वजह से वो मुकर्ररा वक्त तक स्कूल छोड़ना नहीं चाहती थी, मगर आज हर हद पार हो चुकी थी कि वो इतनी गिरी हुई धमकियों पर उतर आया था। तभी उसने प्रिंसिपल से बात की और सारी सच्चाई बता दी। सद शुक्र के वो भी शरीफुल नफ्स इंसान थे। मलका को बोनस देकर उसी दिन स्कूल से रुखसती दे दी। मैं काफी दिन से इस मौके की तलाश में था और वो दिन आज ही आन पहुंचा है। अब्दुल्ला काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया है। वो माँ बेटियां घर में अकेली होंगी, तो तुम लोगों को पता है ना क्या करना है। रियाज शहादत की उंगली में अपनी पिस्तौल घुमाता इंतहाई मकरूह अजाइम और शैतानी लहजे में बोला। बस्ती के सब बड़े रियाज की बैठक में जमा थे। उन सब के सामने हजार हजार के नोटों की एक एक गड्डी पड़ी थी, जिसे देखकर वो राल टपका रहे थे। वो रियाज की कोई मदद तो नहीं करना चाहते थे, मगर नोटों को देखकर उनका इरादा बदल गया और सोचा कि क्यों ना इसका साथ देकर वो नोटों की गड्डियां ही हासिल की जाएं। तभी उन्होंने उसकी हाँ में मिलाई और वो लोग इंतहाई मकरूह अजाइम के लिए वहां से उठे थे। आधी रात को 2 बजे रियाज का साथ वालों के घर से, जो उस काम में रियाज का साथ दे रहे थे, आसानी दीवार फलांकर मलका के घर दाखिल हुआ था। हर सू हू का आलम था। बड़ी मकारी से बैठक का दरवाजा खोला, बरामदे में सोई मलका के करीब आया। कुछ गैर मामूली महसूस होने पर मलका ने पट से आंखें खोल दी। अपने सरहाने उस शैतान सिफ्त इंसान को चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट लिए खड़ा देख मलका की रूह कांप गई थी। तभी चिल्लाने को मुंह खोला ही था, मगर रियाज ने बहुत तेजी से उसका मुंह दबोचे, बहुत फुर्ती से उसे घसीटकर बैठक में लाकर अंदर से दरवाजा लॉक कर चुका था। तभी मोहल्ले के लोगों ने बाहर से उनका दरवाजा धड़धड़ाया था। माँ और बहनें हड़बड़ाकर उठ बैठी। मोहल्ले वाले दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो चुके थे। ये देखो, ये कोठा खुल रहा है। माँ बेटियों ने मोहल्ले में गलाजत फैला रखी है, पूरा मोहल्ला गंदा कर रखा है। अरे कोई कहने सुनने वाला है इन तवाइफों को कि नहीं? मोहल्ले का एक मुअज्जिज शख्स चिल्लाया था। तभी प्लान के मुताबिक बैठक का दरवाजा खोलकर रियाज भाग खड़ा हुआ था। अरे ये देखो, पकड़ो इस रियाज को, जल्दी पकड़ो। जब रंगे हाथों पकड़ा जा रहा था तो भाग रहा है। और देखो किसके साथ रंगरलियां मना रहा था, किसके साथ मुंह काला कर रहा था। बाहर लाओ इस शहजादी को, इसकी आग तो हम ठंडी करते हैं। मोहल्ले के वो बुज़दिल लोग कुत्तों की तरह आधी रात को उनके सहन में खड़े होकर भौंकते कमजोर औरतों पर अपनी मर्दानगी दिखा रहे थे। मलका बगैर दुपट्टे के बैठक से निकलकर फूट फूट कर रोती माँ के सीने से लगी थी। सकीना बेगम ने अपनी पाक दामन पाकीज़ा बेटी की ये हालत देखी तो दिल किया खून के आंसू रोए। शुक्र कि उसकी इज्जत महफूज थी। खुदा के इंसाफ को बड़ी शिद्दत से पुकारा था। उस वक्त अगर वो कमजोर थी, मगर वो नीली छत वाला तो देख रहा था ना, जो इस पूरी कायनात पर कादिर है। माँ बेटियां बेतहाशा रो रही थी। सकीना बेगम मलका की वालदा सबके सामने हाथ जोड़ रही थी कि हम पर रहम खाओ, मत बनाओ हमारा तमाशा। मगर वो जाने क्या क्या अल्फाज बक रहे थे, ये जाने बगैर कि ये फितना और शर फैलाना, किसी मासूम पर तोहमत बांधना कितना बड़ा गुनाह अजीम और आखिरत का अजाब है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, वो फरमाते हैं, बेगुनाह लोगों पर इल्जाम लगाना आसमानों से ज्यादा बोझल है, यानी बहुत बड़ा गुनाह है। अरे शर्म हया बेच खाई माँ बेटियों ने सरेआम बदकारी का अड्डा बना रखा है अपने घर को। मुंह काला करो इन माँ बेटियों का। मोहल्ले का एक मुअज्जिज चिल्ला रहा था, साथ ललचाई निगाहों से खूबसूरत सकीना बेगम को भी देख रहा था। ये वो बंदा था जिसके बारे में मशहूर था कि हर वक्त दरूदे पाक का विर्द करता रहता है। खुदा के लिए रहम करो हम पर। ये बात तो तुम लोग भी जानते हो कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हो मैं नहीं जानती, मगर याद रखो आज हम कमजोर हैं जालिमों, मगर हमारा रब नहीं, हमारा हिसाब वो लेगा तुम लोगों से। सकीना बेगम धाड़े मार मार कर रोती, हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रही थी। रियाज पकड़ा जा चुका था। वो शानदार एक्टिंग का मुजाहिरा करता सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़ा था, जैसे वाकई ये गुनाह उससे सरजद हुआ था। उस मोहल्ले में सबकी ही बहू बेटियां हैं, ठीक है? अगर तुम लोग बदकारी नहीं करते हो तो साबित करो। सकीना बेगम तुम्हारी बेटी ने जिससे बदकारी की, जिससे मुंह काला किया, अभी और इसी वक्त इस गलाजत ढेर का इसी से निकाह करके इसे बस्ती से रफा दफा करो तो हम तुम्हें यहां रहने की इजाजत दे सकते हैं।
उसी मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग ने कहा तो सकीना बेगम फटी फटी निगाहों से उन सब जालिमों को देखने लगी। मैं अपने शौहर की गैर मौजूदगी में ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकती। एक मर्तबा वो आ जाएं तो फिर जो उनका फैसला हुआ हमें मंजूर होगा। सकीना बेगम अब रोना भूल गई थी। अब कुछ कुछ उन्हें इन बस्ती वालों की इस साजिश का शायद अंदाजा होने लगा था। तुम कौन होती हो फैसला करने वाली? जो बोल दिया सो बोल दिया। ये निकाह अभी होगा इसी वक्त। बस ये हम सब बस्ती वालों का फैसला है। अगर ये फैसला मंजूर नहीं तो इस तवाइफ का मुंह काला करके इसको यहीं जिंदा जला देंगे हम। रियाज के घूरने पर वो बुजुर्ग गड़बड़ा कर फुनकारा था। अरे हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाओ मेरी बेटी को। जड़ से उखाड़ कर ना फेंका तो बात करना। अब की बार सकीना बेगम शेरनी की तरह धाड़ी थी और अपनी बच्चियों को अपनी पुश्त पर छुपाया। सच कहते हैं माँ वक्त आने पर अपनी औलाद के लिए शेर के मुंह में हाथ डाल बैठती है। तो ये तो मोहल्ले के चंद बुजदिल मर्द थे। हमारी हुक्म अदूली की तो बस्ती छोड़नी पड़ेगी। सकीना बेगम तुम्हें यहां टिकने नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, हम भी इस गलाजत में रहना पसंद नहीं करेंगे और तुम लोगों से अच्छा तो हम हिजड़ों की बस्ती में रह लेते। कम से कम इज्जत तो देते हैं वो माओ बेटियों को। तुम लोग तो उनसे भी गए गुजरे हो। सकीना बेगम धाड़ रही थी और मोहल्ले के उन मुअज़्ज़ज़ीन को सांप सूंघ गया था। जानती हूं मैं तुम लोगों के इरादे अच्छी तरह जान गई हूं। अब दफा हो जाओ यहां से। सुबह अब्दुल्ला आ जाएंगे तो हम चले जाएंगे यहां से। फिलहाल अपनी गंदी शक्ल और घटिया इरादे लेकर दफा हो जाओ यहां से। शक्ल गुम करो। सकीना बेगम ने हर लिहाज बालाए ताक रखा था और उन कम ज़र्फ लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया। नहीं, अभी निकलो यहां से। बस ये हमारा आखिरी फैसला है। खारशी कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो बेगैरत इंसानों। तुम्हारे बाप दादा का घर नहीं है कि मेरे शौहर के खून पसीने की कमाई से बना है। तुम्हारा बाप भी नहीं निकाल सकता हमें यहां से। हमारी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो अपने साथ सबको जिंदा जला दूंगी। दफा हो जाओ यहां से। सकीना बेगम अब डट कर मुकाबला कर रही थी। वो सकीना बेगम जिनकी कभी किसी ने आवाज तक न सुनी थी, आज अपनी औलाद की वजह से शेरनी बनी धाड़ रही थी। जब दाल ना गली तो वो लोग बकते झुकते वहां से जा चुके थे। मजबूरन रियाज को भी वहां से जाना पड़ा। सकीना बेगम ने अपनी बच्चियों को कमरे में बंद करके बाकी की बची रात किसी चौकीदार की तरह उनका पहरा दिया था। अगले दिन अब्दुल्ला घर आए तो एक कयामत उनकी मुंतजिर थी। इतना कुछ हो चुका था। सकीना की बहन भी आ चुकी थी और रोती बिलखती सकीना की दिलजोई कर रही थी। मलका ने खुद को कमरे में बंद कर रखा था और रो रो कर अधमोई हो चुकी थी। सैफ, मलका का मंगेतर भी वहीं मौजूद था। मोहल्ले वालों ने बस नहीं की थी। अब भी एक हंगामा सा था जो मचा रखा था। पूरी बस्ती में तमाशा लगा रखा था। मगर वो कहते हैं ना कि बेशक इज्जत और जिल्लत खुदा बरतर के हाथ में है। सैफ को मलका पर पूरा एतमाद था। उसे मालूम था कि यह किसी साजिश के तहत मलका पर इल्जाम लगाया गया था। सैफ ने पूरे मोहल्ले के सामने मलका से निकाह करके उसे अपना नाम इज्जत व मान बख्शा था और उसी वक्त रुखसत करके अपने साथ भी ले गया। वो बेचैन सी बेड पे बैठी अपनी उंगलियां चटखा रही थी। जब सैफ मुस्कुराता कमरे में दाखिल हुआ, मलका ने पहलू बदला। सैफ उसकी बेचैनी नोट कर चुका था। एक सर्द सी सांस भरता उसके सामने बैठा। मलका ने अटकती हुई आवाज में कहा, सैफ, मैं आपको सब बताती हूं असल में हुआ क्या था। वो उस दिन कुछ मत बोलो। सैफ ने उसकी गुलाबी लबों पर अपनी शहादत की उंगली रखी। उसकी सूजी सुर्ख आंखें जानिसार करने वाली निगाहों से देखी। मुझे कुछ नहीं सुनना, ना कुछ जानना है मलका। बस मुझे पता है तू सिर्फ इतना कि वो मलका जो बचपन से मेरी मंगेतर, मेरा इश्क होने के बावजूद, मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करने के बावजूद, अपनी शर्मो हया का पास रखते हुए कभी मुझसे फरी नहीं हुई, तो किसी और से क्या होगी। वैसे भी मुझे तुम्हारी पाकीज़गी और पाकदामनी पर रत्ती बराबर भी शक नहीं, ना कभी हो सकता है। इसलिए तमाम मनफी सोचें अपने दिमाग से निकाल दो और फिलहाल इस मजलूम बचपन के अपने आशिक पर तवज्जो दो, जो तुम्हारा कुर्ब पाने के लिए कब से मरा जा रहा है। बड़ी संजीदगी से कहते, आखिर में वो पटड़ी से उतरते बेहद शरारती से लहजे में बोला तो मलका को खुद में सिमटने पर मजबूर कर दिया। प्लीज सैफ, मुझे परेशान मत करे ना। वो रोहांसी सी होती मगर बेहद आसूदगी से उसी के सीने में मुंह देकर छुप सी गई। सैफ ने भी सुकून से मुस्कुराते उस कमजोर से वजूद को खुद में समेट लिया। कुछ दिनों के बाद ही अब्दुल्ला ने वो बस्ती छोड़कर दूसरे शहर में अपनी अलग और नई दुनिया बसाई थी।
अल्लाह ताला के हुक्म से मकाफात का अमल जल्द शुरू हो गया था। वो रियाज जो कभी पुलिस की पकड़ में ना आया था, एक पुलिस मुकाबले में दर्दनाक मौत मारा गया था। बात दरअसल ये है कि किसी को किसी पर भी तोहमत लगाने से परहेज करना वाजिब है। अगर किसी ने किसी पर तोहमत लगा दी तो ये कोई मामूली बात नहीं है। उसकी वजह से क़यामत के दिन बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दोज़ख की पुश्त पर पुल सरात कायम की जाएगी। सबको उस पर से गुजरना होगा। जो उससे पार होता जाएगा जन्नत में दाखिल होता जाएगा। तोहमत लगाने वाला शख्स पुल सरात पर रोक लिया जाएगा और जब तक तोहमत लगाने के गुनाह से पाक व साफ ना होगा जन्नत में ना जाएगा। पाक साफ होने के दो तरीके हैं, या तो वो शख्स माफ कर दे जिस पर तोहमत लगाई, या अपनी नेकियां उसको देकर उसके गुनाह अपने सर लेकर दोज़ख में जले। रही बस्ती वालों की बात, बाद अज़ां ऐसा कोई भी घर नहीं था जिस पर कोई ना कोई अजाब नाजिल ना हुआ हो। किसी का बच्चा छत से गिरकर मरा तो किसी को लकवा मार गया, कोई कर्ज के पहाड़ तले दबा तो किसी के घर में खुद ब खुद आग लग गई। इंसान बदला तो अपने हर अमल का पूरा चुकाता ही है, मगर समझता नहीं या समझने की कोशिश नहीं करता। मगर बस्ती वाले जल्द समझ गए थे। तभी अब्दुल्ला को ढूंढ ढूंढ कर उसके पूरे खानदान से माफी भी मांगी गई थी। ऐ काश कि ये नासमझ इंसान गुनाह करने से पहले ही इसके आने वाले अजाब से खौफ खाकर उसे करने से बाज आ जाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे, शर पसंदों के शर से, हासदीन के हसद से, मुनाफिकीन के नफाक से बचाए और अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ में शामिल हो जाएं। उम्मीद करता हूं हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। किसी की जिंदगी पर बीती इस सच्ची कहानी के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपने दोस्त राव कमर रिजवान को अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।